हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका सिलेबस भी अब धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब में काफी सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, तो अब आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होएगा एंड आई होप आप भी अपनी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं हो रहा है। सो लास्ट क्लास में अपन ने एक्सक्रीशन चैप्टर में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था, जिसमें अपन ने डिटेल में 3 स्टेप्स देख लिए थे, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये चीजें अपन ने डिटेल में डिस्कस करी थी। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, वील टॉक ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम and we'll definitely talk of diseases of excretory system and one of the most important topic of this chapter that is counter current mechanism. So counter current mechanism जो है students वो अपन लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगी बट थोड़ा सा इलेबोरेट पार्ट है जिसमें कंसेप्चुअली आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगी कि वो अपन लाइव क्लास में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर अपन उसे पूरा पढ़ें डिटेल में। बट काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको सिर्फ तब समझ में आएगा जब आपको फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एब्सोल्युटली क्लियर है, आपको पूरा पार्ट किडनी का क्लियर है, कहां पर कौन सी चीज होती है, तो वो अपन बिल्कुल लास्ट में स्टडी करेंगे। दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फॉलोड बाय डिजीजेस। सो आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज अपन पढ़ेंगे दैट व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, राइट, हाउ इज द यूरिन मैकेनिज्म कंट्रोल्ड, हाउ इज यूरिन रिलीज आउट ऑफ द बॉडी एंड हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन मेंटेन, या हम उसे कैसे रेगुलेट करते हैं। इन सारी चीजों को आज अपन डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज अ क्विक रिव्यू, है ना। अपन ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग हियर। सो दिस इज द साइट वेयर अल्ट्राफिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। Different parts of the nephron where tubular secretion and tubular reabsorption will take place. So this is very very important. ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। बाकी सारे नोट्स अपन ने डिटेल में लास्ट क्लास में बना लिए थे। ओके, सो we'll talk of composition of urine. So in the urine, around 95% of water is there. So the urine that is passed out from the body, it has around 95% of water. Main excretory waste, that is urea and salts. So urea is roughly around 2 to 3%. Salt is also around 2 to 2.5%, or in some books you will find it as 2 to 3%. So this is variable, but yes, these two are the main excretory waste जो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं। इसके अलावा माइनर क्वांटिटी में अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, लाइक देयर कुड बी फ्यू ड्रग्स, इट कुड बी यूरिक एसिड, ठीक है, एंड अदर वेस्ट एज वेल, विटामिन सी, देयर कुड बी फ्यू डाइज एक्सेट्रा. This does not form the major portion, it is only around 0.3%, right? So this is around only 0.3%. So this is the basic composition of urine. I hope yahan tak samajh mein aaya. 1 to 1.5 liter of urine is passed each day. ठीक है, 1 to 1.5 liter of urine is passed each day. And the color of the urine is due to a pigment which is urochrome. Color of the urine is due to a pigment which is urochrome, which gives it a slight yellow color. Urine has a specific odor. It has a specific odor and the pH is slightly acidic. pH is slightly acidic. ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, इट इज स्लाइटली एसिडिक, पीएच इज रफली अराउंड 6.
So this is the composition of the urine. These are the properties. It has a specific odor, color slightly yellow है due to a pigment urochrome, and this is the composition. यहां तक बात क्लियर है? क्लियर? Okay, moving further. मिक्चुरेशन. सो व्हाट इज मिक्चुरेशन? अपन ने डिस्कस कर रखा है. Releasing of urine from the body is called as micturition. The act of voiding the urine from the body is called as micturiation. Other, you can also call it as urination. ठीक है? This is also called as urination. Now, how is this micturiation controlled? Micturiation कैसे control होता है? It is controlled by a feedback mechanism. हमारी बॉडी में किसी भी चीज के काम करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है. फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है यहां पर समझो. अपन नेक्स्ट पेज पे चलते. So this is your urinary bladder. ठीक है? This urinary bladder is now filled with urine. यहां पर पूरा यूरिन भर चुका है. इसकी कैपेसिटी जितना यूरिन भर चुका है. ठीक है? तो यहां पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, यहां पर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं. These stretch receptors will send a signal to our central nervous system, that is our brain. ठीक है? ये सिग्नल कहां भेजेंगे? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक मैसेज भेजेंगे. Now the brain would accept the signal and this will cause the brain will respond and it will start contraction of smooth muscles. यहां पर स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगी. जैसे ही स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगी, आपको याद है यहां पर एक स्फिंक्टर पढ़ा था अपन ने. द स्फिंक्टर बिगिंस टू रिलैक्स. जैसे ही स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, यूरिन इज रिलीज्ड. ठीक है? बट ये जो सिग्नल आ रहा है यहां पर, जो स्फिंक्टर है ये वॉलेंट्री है. अगर आप ऐसी किसी जगह में बैठे हो जहां पर देयर इज नो स्कोप फॉर यू टू गो टू द वॉशरूम और यू कैन नॉट गो टू द लू ना, या इट इज डर्टी, या फिर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, बस वाला रुकने के लिए तैयार नहीं है, आप ऐसी किसी जगह पर हो जहां पर आप you're not able to use the washroom, so you can have a control. यहाँ पर जो स्फिंक्टर है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो वॉलेंट्री इन नेचर होता है, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो एक पॉइंट तक. उसके बाद कुछ नहीं होता और बस सब निकल जाता है. राइट? सो दिस इज द मैकेनिज्म, the way the micturiation is done in the body. So it is a feedback mechanism. The response is sent by the stretch receptors. The central nervous system would take the response, it will take the feedback and it will further process the thing, and this is how urine is released from the body. I hope यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर. क्लियर है? क्लियर? Now coming on to the next part, that is, which is very important, that is regulation of kidney function. Now, the main function of the kidney is, I have already discussed, it is osmoregulation. मतलब किडनी का मेन काम है हमारी बॉडी के अंदर सोल्यूट सॉल्वेंट के लेवल को मेंटेन कर रखना. ये क्या करती है? ये ऑस्मो रेगुलेशन कर रखती है. नाउ दिस ऑस्मो रेगुलेशन
कैन वेरी, या हमारे ब्लड का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो वेरिएबल हो सकता है ड्यू टू मेनी रीजन. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट हाउ इज द फंक्शन ऑफ द किडनी रेगुलेटेड. किडनी को कैसे काम करना है उसको कैसे पता चलेगा. जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इफ यू हैव एक्सेसिव वाटर, आपने बहुत सारा पानी पी रखा है, आप मूवी देख रहे हो, मूवी देखते देखते आपने 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक खत्म कर दी और एसी के रूम में बैठे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा. जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा उस केस में एक्सेसिव वाटर इज रिलीज्ड आउट. एक्सेसिव वाटर इज रिलीज्ड आउट, दैट मीन्स यूरिन जो होगा वो कैसा होगा, उस केस में डाइल्यूट यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. बट इसका रिवर्स, व्हेन यू आर इन अ डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, दैट मीन्स उस टाइम पर आपका ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा. जब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होगा तब वाटर इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स, एंड उस टाइम पर जो यूरिन पास होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन बॉडी से पास होगा. अब ये पूरा मैकेनिज्म जो है ये कैसे रेगुलेट होता है, किडनी किस तरीके से इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड कर पाती है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट, दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. आई होप यहां तक आपको सारी चीजें एब्सोल्युटली क्लियर हो गई हैं. कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाना. दो आई एम नॉट लाइव विद यू, बट यस, मैं डेफिनेटली चैट बॉक्स में आपके साथ लाइव जरूर होंगी. The function of the kidney is regulated by two mechanisms. First is known as hormone feedback mechanism, जिसमें ऑस्मोरिसेप्टर्स एक मेजर काम करते हैं. एंड सेकेंड इज रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone system, which is called as the RAS system. So दोनों पार्ट्स को अपन डिस्कस करेंगे. We'll first start with the hormone feedback mechanism, that is with the help of osmoreceptors, right? Okay. So there are ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी, और ये ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हैं ये बेसिकली कहां प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में मेनली प्रेजेंट है. सो दीज ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी, व्हाट दे डू, दे डिटेक्ट द चेंज इन blood volume, body fluid volume and ionic concentration. इन 3 चीजों में कोई भी चेंज अगर होगा तो सबसे पहले इसको कौन सेंस करेगा, इट वुड बी सेंस्ड बाय द ऑस्मोरिसेप्टर्स.
अब ऑस्मो रिसेप्टर्स दो सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करेंगे। कैसे करेंगे, एक एक कर इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, दैट वी आर इन अ डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन। डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन का मतलब पसीना पसीना हो गए हैं, पूरा पसीना बहता चला जा रहा है, पानी अंदर जा नहीं रहा, तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, या फिर इतना ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, कोई भी रीजन जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट अगर होगी, सो उस सिचुएशन में क्या होगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हेनेवर यू आर इन अ डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन, जब पानी की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, सो व्हाट विल हैपन, सबसे पहले blood volume would reduce. Second, body fluid volume would reduce. Ionic concentration is disturbed. जैसे ही ये चिंता का विषय शरीर के अंदर उत्पन्न होगा, जैसे ही ये सारे चेंजेस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, तो हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स जाग जाएंगे, और ये सिग्नल भेजेंगे किसको, ये सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को। ये किसको सिग्नल भेजेंगे, they will send the signal to the hypothalamus. Now what is hypothalamus? Hypothalamus is a part of your forebrain. मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं कि हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के फर्दर पार्ट्स होते हैं, जिसमें वन ऑफ द पार्ट इज हाइपोथैलेमस, और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स किसको एक्टिवेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे, और ये हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ये सिग्नल भेजेगा हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एडीएच। तो यहां पर एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा विच इज कॉल्ड एज एडीएच। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग दिस हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एडीएच। यहां तक बात समझ में आई। डिस्कसिंग अबाउट एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म क्या है, इट इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। इसको रिलीज कौन करता है, इट इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस हार्मोन को रिलीज करेगी, और इसका टारगेट एरिया क्या होगा, इसका टारगेट एरिया होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में भी स्पेसिफिकली ये कहां जाके काम करेगा, ये जाके काम करेगा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। तो मेन टारगेट एरिया इसका होगा डीसीटी, और डीसीटी से भी ज्यादा ये काम करेगा हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स पे। करेगा क्या, अब ये क्या करेगा, ये यहां से वाटर रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवाएगा। याद करो, मैंने फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में एग्जैक्टली आपको यही पढ़ाया था कि डीसीटी वो साइट है नेफ्रॉन का जहां पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, और वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसके इन्फ्लुएंस में होगा, एडीएच के इन्फ्लुएंस में होगा, या फिर एल्डोस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में होगा। तो यहां पर एडीएच क्या करवाएगा, ध्यान से समझना, यहां पर एडीएच स्पेशल चैनल्स प्रोड्यूस करवाता है, यहां पर स्पेशल चैनल्स को फिट करता है। दीज चैनल्स आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स। इन चैनल्स को कहा जाता है एक्वापोरिन्स। और यहां से बहुत सारा वाटर क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। यहां से बहुत सारा वाटर जो है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और इन स्पेशल चैनल्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन्स। ये एक्वापोरिन्स जो हैं, ये स्पेशल प्रोटीन के चैनल्स हैं। तो एडीएच के इन्फ्लुएंस में यहां पर
काफी एडिशनल एक्वापोरेंस फिट हो जाते हैं और इन एक्वापोरेंस से बहुत ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा. सो व्हेन एवर यू आर इन अ डिहाइड्रेटिंग सिचुएशन, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, उस टाइम पर आपके हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है दैट यू नीड टू रिलीज एडीएच. एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी से घूमता फिरता फिरता आपकी किडनी तक पहुंचता है. किडनी में वो नेफ्रॉन की डीसीटी और सीटी पर मेनली काम करेगा और वहां से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करवाएगा, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करवाएगा. यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब यहां से जो यूरिन पास होगा वो कैसा होगा? यहां से जो यूरिन पास होगा वो कैसा होगा? कंसंट्रेटेड यूरिन पास होगा. इसीलिए एडीएच के इन्फ्लुएंस में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो बहुत ज्यादा प्रमोट हो जाता है. यहां पर लिख लो. ठीक है. एंड अंडर इट्स इन्फ्लुएंस द यूरिन पास फ्रॉम द बॉडी वुड बी एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड. ठीक है, ठीक है. कोई कंफ्यूजन है? यहां पर भी डक लिख लो. ठीक है, क्लियर. अब इसका रिवर्स देखते हैं. सेकेंड सिचुएशन, व्हेन excessive water is there. देखो क्या होगा. ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है. एलिमेंट्री कैनाल में भर भर कर पानी भर लिया आपने. कोल्ड ड्रिंक पी पीकर, बहुत सारा पानी पी पीकर पूरे एलिमेंट्री कैनाल को पानी पानी कर दिया. ठीक है, तो ये सारा वाटर आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल से कहां जाएगा? दिस वुड एंटर इनटू योर कहां जाएगा पानी? पानी अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा, मतलब ब्लड में जाएगा. ब्लड में जब जाएगा तो ये क्या करेगा? ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा. आयनिक कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर देगा. आयनिक कंसंट्रेशन कैसे डिस्टर्ब होगा? अगर वाटर कम हो गया तो हाइपोटोनिक, अगर वाटर कम हो गया तो हाइपरटोनिक सिचुएशंस हो जाएंगी. अगर वाटर ज्यादा हो गया तो हाइपोटोनिक सिचुएशंस हो जाएंगी. सो आयनिक बैलेंस दोनों ही कंडीशंस में क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे. व्हेन द वाटर इज लेस, अगर पानी कम है तो सोल्यूट बढ़ जाएगा. जब सोल्यूट बढ़ेगा तो आप उसे हाइपरटोनिक सिचुएशन बोलो. रिवर्स, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, फ्लूइड बढ़ गया, तो यहां पर सोल्यूट का लेवल कम हो गया, दैट इज योर हाइपोटोनिक सिचुएशंस. तो आयनिक कंसंट्रेशन दोनों ही सिचुएशंस में क्या होगा? आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा. ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है. नाउ व्हेन दिस हैपेंस, जब ये वाली सिचुएशंस होंगी तब क्या होगा? ऑस्मोरिसेप्टर्स वुड बी डीएक्टिवेटेड. इस सिचुएशन में ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे. will not send any signal to hypothalamus. Hypothalamus will not send any signal to posterior pituitary. Posterior pituitary will not release ADH. When there is no ADH, when there is no ADH, when there is no
when there is no ADH, no aquaporins are activated, and hence there is no reabsorption of water. There is no reabsorption of water. There is no conditional reabsorption of water, and the urine passed from the body, is dilute. सो एक्सेसिव वाटर जो है वो सारा यहां से बह जाएगा. क्यों बह जाएगा? क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बॉडी फ्लूइड लेवल इंक्रीज हो गया. तो उस टाइम पर हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो काम नहीं करते हैं. अगर वो काम नहीं करते तो हाइपोथैलेमस को कोई सिग्नल नहीं मिलता. हाइपोथैलेमस को सिग्नल नहीं मिल रहा तो वो आगे जाके आपकी पिट्यूटरी को भी सिग्नल नहीं दे रहा. पिट्यूटरी भी एडीएच रिलीज नहीं कर रही. अल्टीमेटली डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से कोई वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा एंड द एक्सेसिव वाटर इज रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी. दिस यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस. जब आप मूवी थिएटर में जाते हो, वहां पर इतना ठंडा एनवायरनमेंट होता है और मूवी थिएटर जाते हैं तो आराम से जब रिक्लाइनर पे बैठते हैं तो एक लार्ज कोल्ड ड्रिंक का ग्लास तो बनता ही है. तो जब वो कोल्ड ड्रिंक अंदर जाती है तो बार बार आप घड़ी देखते हो कि कब इंटरवल होगी और मैं कब वॉशरूम जाऊं, है ना. और उसके बाद भी एक दो बार आपको अर्ज होता है जाने का, क्योंकि इतना ठंडा एनवायरनमेंट वहां पर है, स्वेट प्रोड्यूस हो नहीं रहा. इंस्टेड आपने इतना लिक्विड इनटेक कर लिया तो आपका ब्लड वॉल्यूम लेवल बढ़ेगा. तो उस एक्सेसिव वाटर को बॉडी से बाहर निकलना ही पड़ेगा. डाइल्यूट यूरिन बॉडी से पास होगा ही, प्लस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट. एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, मूविंग फर्दर. Now we'll talk of the RAS system, which is again very important. Now what is basically happening? आप अब तक इस डायग्राम को बहुत ढंग से समझ चुके होंगे. अपन बहुत बार इसको ड्रॉ कर चुके हैं और जितनी बार आप इसे पढ़ें उतनी बार अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो क्लैरिटी है ऑफ द टॉपिक दैट वुड इंक्रीज. बार बार आप मुझसे पूछते हो ना मैम बायो भूल जाते हैं, क्योंकि आप उसे रीड कर रहे हो. जब आप उसे समझने लगोगे तो आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड व्हेन एवर यू विल अंडरस्टैंड, आप कोशिश करोगे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की, तो प्लीज ड्रॉ डायग्राम्स. रफ, अच्छे, बुरे जैसे बनते हैं वैसे डायग्राम्स बनाओ. ट्रस्ट में आपको सारी चीजें याद रहेंगी. दिस इज योर वुमेन्स कैप्सूल. ठीक है, नाउ द ब्लड इज कमिंग. यहां पर ब्लड आ रहा है. कल अपन ने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज जीएफआर, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट इज जीएफआर. नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर, व्हाट विल हैपन इफ द जीएफआर फॉल्स? अगर फिल्ट्रेशन की रेट ही कम हो जाएगी, सो यूरिन फॉर्मेशन वुड ऑल्सो रिड्यूस. ऑब्वियसली जब आपको यहां से माल मसाला ही नहीं मिल रहा है तो आप आगे बनाओगे क्या, राइट? सो अगर जीएफआर में ड्रॉप हो रहा है तो यूरिन आउटपुट में भी ड्रॉप होगा. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्यों ड्रॉप हो रहा है. क्योंकि हो सकता है हमारा ब्लड प्रेशर ही ड्रॉप हो रहा है. हो सकता है हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है. ब्लड प्रेशर ड्रॉप क्यों हो रहा है? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. वन ऑफ द रीजन ऑफ द फॉलिंग ब्लड प्रेशर इज कि बॉडी फ्लूइड लेवल कम है, ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो गया. प्रेशर कम हो गया तो ये जीएफआर भी रिड्यूस हो गया और हमारा यूरिन फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो गया. सो व्हेनेवर देयर इज अ ड्रॉप इन द जीएफआर, जब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपनी रेंज से कम हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम की आत्मा जाग जाती है, एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम. इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में जो मेन अपैरेटस काम करता है, द मेन सेल्स दैट आर फंक्शनिंग आर कॉल्ड एज juxtaglomerular apparatus. ठीक है, इसको प्यार से जीजे
ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस JGA। ठीक है, यहां पर 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। वन इज नोन एज juxtaglomerular cells, another is called as macula densa, and the third variety is known as mesangial cells. Now this juxtaglomerular apparatus is formed where your DCT meets the efferent arteriole. मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, वेट। See, this is your juxtaglomerular apparatus. Now this juxtaglomerular apparatus comprises of 3 cells. One is juxtaglomerular cells, second is macula densa and the third is mesangial cells. ये तीनों cells कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, आप ध्यान से देखो। This is your efferent arteriole. ये वो arteriole है जो Bowman's capsule के पास blood लेकर आती है। Then you have your DCT, that is your distal convoluted tubule. This is your DCT. When this DCT, this distal tubule meets the efferent arteriole, तो DCT के सेल्स जब efferent arteriole से मिलते हैं और efferent arteriole के सेल्स जब DCT से मिलते हैं तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड उन मॉडिफिकेशंस की वजह से ये juxtaglomerular सेल और मैक्यूला डेंसा बनता है। एक और बार सुनो ध्यान से इस डायग्राम पे देखो। यू कैन सी द डिस्टल टिब्यूल। दिस डिस्टल टिब्यूल व्हेन इट मीट्स द एफरेंट आर्टीरियोल, जब ये एफरेंट आर्टीरियोल से मिलती है उस टाइम पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और एफरेंट आर्टीरियोल के सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस होते हैं और उस मॉडिफिकेशन की मदद से juxtaglomerular सेल्स और मैक्यूला डेंसा के सेल्स बनते हैं। ये बात समझ में आई? अब किसमें कौन सा मॉडिफिकेशन होता है वो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हेन द सेल्स या व्हेन द ट्यूब, दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल मीट्स द एफरेंट आर्टीरियोल, द सेल्स अंडरगोज मॉडिफिकेशंस और इन मॉडिफाइड सेल्स को आप juxtaglomerular apparatus बोल रहे हो, जिसमें 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, juxtaglomerular cells, macula densa and mesangial cells. You can see ये रहा macula densa and यहां पर ये रहे आपके juxtaglomerular cells। ठीक है, कौन सा सेल किसकी मॉडिफिकेशन से बनता है वो आपको पढ़ने की नीड नहीं है, दैट इज नॉट अंडर आवर सिलेबस। ठीक है, whenever our GFR falls, अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज GFR, इट इज द glomerular filtration rate. So it is the amount of filtrate, that is formed per minute. ठीक है, तो ये फिल्ट्रेट जो है पर मिनट बन रहा है। अब अगर इस GFR में ही फॉल आ गया, अगर GFR रिड्यूस हो गया, so urine output would also be reduced, तो यूरिन आउटपुट भी रिड्यूस हो गया। तो इस यूरिन आउटपुट की रिडक्शन की वजह से हमारे बॉडी के कुछ सेल्स जो स्पेशलाइज सेल्स किडनी में प्रेजेंट है, जो अभी अपन ने डिस्कस करे, दैट इज juxtaglomerular apparatus, ये तीनों सेल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक्टिवेट होकर क्या करेंगे, ये आपके GFR को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं GFR गिर ही क्यों रहा है। GFR गिर रहा है क्योंकि हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर ही रिड्यूस्ड है, तो रिड्यूस ब्लड प्रेशर में आपका GFR भी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का प्रेशर ही अगर कम है, ब्लड लो प्रेशर से अगर आपकी किडनी के पास आएगा तो प्रेशर उसका ऑलरेडी कम है, तो GFR भी क्या होगा, डेफिनेटली ड्रॉप करेगा ही करेगा। मे बी ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस्ड है, ठीक है, ब्लड के अंदर वॉल्यूम ही कम है, तो अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो कोई भी रीजन जिससे आपका ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है तो उस सिचुएशन में हमारा जो GFR है उस GFR की वैल्यू भी क्या होगी, ड्रॉप होगी। और जैसे ही GFR कम होगा, हमारी किडनी के जो juxtaglomerular apparatus के सेल्स है उसमें पर्टिकुलरली
उसमें पर्टिकुलरली जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो रेनिन प्रोड्यूस करेगा। आप कंफ्यूज मत होना, ये RENIN वाला रेनिन है। स्टमक के अंदर जो रेनिन अपन पढ़ते हैं वो डबल N वाला है, जो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। पर ये रेनिन जो है ये आगे जाके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर एंटर करेगा, उसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अब अपन पढ़ेंगे। तो यहां ध्यान से देखो, रिड्यूस GFR की वजह से किडनी ने प्रोड्यूस किया रेनिन। रेनिन प्रोड्यूस हुआ तो हमारी लिवर से एक एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन, इस एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिवेट किया गया एंजियोटेंसिन 1 में। किसकी प्रेजेंस में? रेनिन की प्रेजेंस में। सो रेनिन बेसिकली क्या कर रहा है? लिवर से जो एंजियोटेंसिनोजिन आया उसको एक्टिवेट करा उसने एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। किसकी मदद से? ACE की मदद से। ACE स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये कहां से आता है? ये आता है हमारी लंग्स से। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 जब बना तो ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा? अब अलग अलग लेवल्स पे काम करेगा और हर तरीके से ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस से ये थर्स्ट को प्रमोट करवाएगा। हाइपोथैलेमस जो है ये आपकी बॉडी का थर्स्ट सेंटर है। आपको जब प्यास लगती है तो किसकी वजह से लग रही है? हाइपोथैलेमस की वजह से लग रही है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपको प्यास लगेगी एंड यू विल ड्रिंक वाटर। प्यास लगेगी तो आप क्या करोगे? यू विल ड्रिंक वाटर। दूसरा ये किसके पास जाएगा? ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा एंड दिस विल कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये हमारी ब्लड वेसल के वेसोकंस्ट्रिक्शन को प्रमोट करेगा। तीसरा ये जाएगा किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड से ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करवाएगा, एक हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा, दैट इज एल्डोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस कराएगा? एक हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा विच इज एल्डोस्टेरोन। अब वेसोकंस्ट्रिक्शन अगर होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप वाटर पियोगे इंक्रीज, तो भी आप ब्लड के अंदर ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कराओगे। ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एल्डोस्टेरोन? ये एल्डोस्टेरोन जो है ये प्रोड्यूस हुआ है आपके एड्रीनल ग्लैंड से। इसका साइट ऑफ एक्शन क्या होगा? वापस से ये वापस से कहां जाएगा? DCT और कलेक्टिंग डक्ट्स पर जाएगा और यहां से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा ये सोडियम का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब जैसे ही ब्लड के अंदर सोडियम जाएगा तो यहां पर क्या होगा? वापस से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज द रास सिस्टम, जिसमें आपका GFR अगर ड्रॉप हुआ,
आपका जीएफआर ड्रॉप हुआ क्योंकि ब्लड प्रेशर ही रिड्यूस हुआ। तो ये पूरा मैकेनिज्म चलेगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही हमारा जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। सो दिस इज अगेन अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। वापस से देखो, ब्लड प्रेशर फॉल हुआ, किडनी से रेनिन आया। रेनिन किस मदद से आ रहा है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स की मदद से आ रहा है। ये रेनिन क्या करेगा? लिवर से आने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में एसीई की मदद से। दिस इज एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? ब्लड वेसल्स में वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करा रहा है। ये सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन जो है एल्डोस्टेरॉन रिलीज की वजह से हो रहा है। साथ साथ में ये आपके हाइपोथैलेमस के ड्रिंक सेंटर को स्टिमुलेट करेगा ताकि आप पानी पियो। और इन सारी ही सिचुएशंस में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस कम्स टू द एंड ऑफ द लेक्चर। यहां पर अपन ने डिस्कस कर लिया कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, मिक्सचुरेशन का प्रोसेस एंड द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, कि किडनी किस तरीके से हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सिचुएशंस में डील करती है, कब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेगी और कब वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी। आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करना। मैं सारे डाउट्स एड्रेस करूंगी और एक एक करके सबको सॉल्व भी करूंगी। नाउ व्हेनेवर वील मीट फॉर द नेक्स्ट लाइव क्लास, वहां पर अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे दैट वुड बी फॉलोड बाय द डिजीजेस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट मैं आपको फिर बार बार एक ही बात रिपीट करूंगी, काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको सिर्फ तब समझ में आएगा जब आपको यूरिन फॉर्मेशन क्लियर है, जब आपको ये पूरा रेगुलेशन क्लियर है, उसके बाद आप काउंटर करंट मैकेनिज्म को प्रॉपर्ली समझ पाओगे। ठीक है, तो तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो। बाय स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक इट।